हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों किस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इननेसेसरी एविल, यानी घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, यानी घर्षण दोस्तों हमारे लिए हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार घटा सकते हैं, जो कि एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल के प्रकार, और उसी में दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में कि तरल घर्षण क्या होता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घर्षण बल यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन सरफेसेज इन कंटैक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. It always opposes the relative motion between two surfaces. Frictional force always act in a direction opposite to the direction of applied force. यानी दोस्तों घर्षण बल क्या है? एक अपोजिंग फोर्स होती है, एक विरोधी बल होता है, जो कि कहाँ पे कार्य करता है? बिटवीन सरफेसेज इन कंटैक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी अगर कोई दो सरफेसेज एक दूसरे के मतलब रिलेटिव क्या है, मोशन में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है दोस्तों, वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी सतहों के बीच एक फोर्स लगती है दोस्तों, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स है दोस्तों एक अपोजिंग फोर्स होती है। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है दोस्तों? अगर कोई भी दो सरफेस हैं, मान लो दोस्तों ये नीचे टेबल है और ऊपर बुक रखी है, तो जब हम बुक को दोस्तों राइट साइड मूव करेंगे तो इसमें एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जो इस बुक को मतलब मूव करने से रोकेगी, और वो किस डायरेक्शन में लगती है? अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो कोई भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो उसे हम अपोजिंग फोर्स यानी विरोधी बल कहते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोस्तों हमेशा उस दिशा में लगती है जिस दिशा मतलब उस दिशा के विपरीत लगती है जिस दिशा में हम बल लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आप यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो, जब इस बुक को राइट साइड धकेला गया तो कुछ दूरी के बाद कुछ दूरी जाने के बाद दोस्तों ये रुक गई। अब दोस्तों कोई भी वस्तु कब रुकती है? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब उस पर बल लगता है, क्योंकि बल से ही जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होती है। बल से ही कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में आ सकती है। तो जब हमने बल लगाया इसको मोशन में आ गई, लेकिन बिना हमने इस पर रुकने के लिए बल नहीं लगाया, लेकिन फिर भी कुछ दूरी जाने के बाद ये रुक गई। तो दोस्तों इसका मतलब कोई ना कोई बल जरूर लगा होगा जिसने इसको रोका, और वही बल क्या है दोस्तों? यहाँ पे घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि किस डायरेक्शन में लगी? इस के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी राइट साइड में हमने इसको मूव किया तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगा? लेफ्ट डायरेक्शन में लगा, जिसने इसको रोक दिया। और दोस्तों जब हमने इसको लेफ्ट साइड मूव करवाया बुक को, तो लेफ्ट साइड में भी जाने के बाद ये कुछ दूरी के बाद रुक गई, लेकिन इस टाइम क्या था दोस्तों? बल था जो वो राइट डायरेक्शन में लग रहा था। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगी? राइट साइड में। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करती है हमेशा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये एक अपोजिंग फोर्स होती है दो सरफेसेस के बीच में। और दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फ्रिक्शनल फोर्स एक कंटैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि घर्षण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन का असली में कारण क्या है, फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन बल लगता क्यों है। दोस्तों friction is caused by irregularities on the surfaces in contact. Even those surfaces which may appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to avoid interlocking. दोस्तों घर्षण कब लगता है? घर्षण दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है उनके कारण लगता है। अब ये इरेगुलरिटीज यानी अनियमितताएं क्या होती हैं दोस्तों? कोई भी दो सरफेस हैं वो बिल्कुल क्या है, स्मूथ नहीं होते, उनमें हल्की हल्की क्या होती है दोस्तों? इरेगुलरिटीज होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, यानी कि उनमें रफनेस होती है। अगर दोस्तों आप बिल्कुल चिकने यानी कि बिल्कुल एक स्मूथ सरफेसेस भी लोगे, कोई ऐसे दो सरफेस लोगे जो बिल्कुल स्मूथ है दिखने में, उनमें भी एक बहुत ही अगर सूक्ष्म उसमें देखा जाए तो उनमें भी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी क्या दोस्तों इरेगुलरिटीज होती है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक बुक है दोस्तों, ये टेबल पे रखी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है। अब दिखने में तो दोस्तों टेबल का और बुक का जो सरफेस है वो स्मूथ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो बुक और इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेबल का सरफेस है और ऊपर वाला बुक का, तो जो इरेगुलरिटीज है दोस्तों ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। जब बुक इस पे रखी रहती है तो इरेगुलरिटीज एक दूसरे की क्या हो जाती है, मतलब बुक की इरेगुलरिटीज और टेबल की इरेगुलरिटीज आपस में फंस के क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। जिसके लिए दोस्तों अगर हमें इसको बुक को मूव करवाना है तो एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ती है जिससे जो इंटरलॉकिंग है वो टूट जाए और जो बुक है वो मूव करने लग जाए। और दोस्तों जब हम इंटरलॉकिंग से इसको बाहर निकालने के लिए फोर्स लगाते हैं तो यही इंटरलॉकिंग क्या करती है, उस फोर्स का हमारी रजिस्ट करती है, यानी कि इसको मूव करने से रोकती है। और यहीं से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होती है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो फ्रिक्शन क्यों होता है दोस्तों, किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज से क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको मतलब फैक्टर कौन कौन से हैं जो फ्रिक्शन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आपको ये तो इसका कारण तो पता चल गया, इंटरलॉकिंग के कारण जो दो सरफेसेस है उसमें क्या होती है, इरेगुलरिटीज के कारण इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। अब बात करेंगे कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। दोस्तों सबसे पहला है, अगर सरफेस स्मूथ होगा उतनी ही कम इरेगुलरिटीज होगी, और जितनी इरेगुलरिटीज कम होती हैं उतना ही कम क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। यानी दोस्तों एक सरफेस ऐसा है जिसमें इरेगुलरिटीज ज़्यादा है, तो अगर आप उस सरफेस को मूव करोगे एक दूसरे के ऊपर तो वहाँ पे आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर दो सरफेस कैसे हैं दोस्तों, स्मूथ हैं, तो स्मूथ फेस में सरफेसेज में जो इरेगुलरिटीज है, अनियमितताएं कम होती हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होगा। तो सबसे पहला है दोस्तों, सरफेस के स्मूथनेस पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। दूसरा दोस्तों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज if two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it or when a person is sitting on it. दोस्तों दूसरा क्या है, अगर किन्हीं भी दो सरफेसेस को आप प्रेस करोगे, क्या करोगे, प्रेस करोगे, प्रेस का मतलब दोस्तों उसको दबाओगे, यानी उस पर फोर्स लगाओगे, प्रेशर डालोगे, तब क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। दोस्तों आपको एक चटाई खींचनी है, मैट खींचना है, तो आप उसको इजीली खींच लोगे, लेकिन जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा होगा मैट के ऊपर तब आप उसको खींचोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इंटरलॉकिंग है, दो सरफेसेस है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग है, क्या है, इंटरलॉकिंग है। अब ये जब आप इसको सिंपली मूव करोगे तो इजीली इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, लेकिन जब ऊपर वाले सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा हो तो इंटरलॉकिंग है जब और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और इसे तोड़ने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, बढ़ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रिक्शन इस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा दोस्तों, ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे वही बात है दोस्तों, जितनी भारी वस्तु होगी वो उतना ही नीचे फोर्स ज़्यादा लगाएगी और इंटरलॉकिंग उतनी ही क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, फ्रिक्शन होगा। अब दोस्तों जब हम फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन अभी आपको याद रखना है दोस्तों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो अगर फ्रिक्शन स्लाइडिंग हुआ वहाँ पे दोस्तों जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, किसके मुकाबले, स्टैटिक के। और रोलिंग फ्रिक्शन में दोस्तों जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करती है तो उस टाइम फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है उस टाइम फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोस्तों किससे कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दो इमेजेस दी गई हैं। पहली इमेज में क्या है दोस्तों, इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ से जो एक सेल है दोस्तों इसको यहाँ पे छोड़ा और सेल यहाँ पे मूव करके यहाँ जाके रुक गया, तो फ्रिक्शन की वजह से वो यहाँ पे रुका। लेकिन अगली बार क्या हुआ दोस्तों, इसने नीचे एक चार्ट बिछा दिया और फिर इसको क्या दोस्तों यहाँ से छोड़ा सेम हाइट से, लेकिन अब की बार ये पहले ही रुक गया, क्योंकि दोस्तों पहले ये किस पे मूव कर रहा था, इस टेबल पे जो कि स्मूथ था, इसमें फ्रिक्शन कम था। लेकिन अब इसके ऊपर दोस्तों एक चार्ट बिछा दिया जिसमें दोस्तों जो कि स्मूथ नहीं है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से ये पहले ही रुक गया। तो सरफेस पे भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन कि सरफेस स्मूथ है या फिर कैसा है दोस्तों, चिकना सरफेस है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, यानी फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया
कि जो फ्रिक्शन है दोस्तों वो हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभकारी भी है, हार्मफुल भी है, और इसके बहुत सारे इफेक्ट मतलब कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा गया है, नेसेसरी एविल, यानी एक हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए अनिवार्य क्यों है, नेसेसरी क्यों है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर दोस्तों फ्रिक्शन ना होता तो आप अपनी पेन या पेंसिल के साथ कभी भी लिख नहीं पाते, क्योंकि जब आप लिखते हो दोस्तों किसी भी मतलब उस पे पेज पे लिखते हो, आप पृष्ठ पे लिखते हो, तो उस पृष्ठ का और आपके पेन और पेंसिल के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से जो सही है वो मतलब पेपर पे क्या है दोस्तों, चिपक जाती है घर्षण के कारण। तो अगर घर्षण नहीं होता तो आप कभी भी लिख नहीं पाते। उसी प्रकार दोस्तों जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय क्या होता है, जो चौक होता है, चौक ब्लैक बोर्ड के साथ रगड़ खाता है, और चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे उतर के घर्षण की वजह से किस पे चिपक जाते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं, जो आपको लिखावट के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये भी घर्षण के कारण होता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना आप कुछ लिख पाते, पेंसिल के साथ भी नहीं, पेन के साथ भी नहीं, और ब्लैक बोर्ड पे भी चौक के साथ नहीं लिख पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है, इसी की वजह से हम पढ़ लिख पाते हैं। दूसरा दोस्तों, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर आर नो फ्रिक्शन। दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार स्टार्ट हो गई और अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो कभी भी नहीं रुक सकती। और अगर कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट है, मान लो दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप किसी बॉल को मतलब फेंकते हो, धकेल के छोड़ देते हो, तो कुछ दूरी के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन लगाता है। लेकिन दोस्तों अगर फ्रिक्शन ना होता तो अगर आप किसी बॉल को फेंकते तो वो कभी भी नहीं रुकती, ऐसे ही चलती रहती। तो फ्रिक्शन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों, had there been no friction between the tires of automobiles and road, they could not be started, stopped or turned to change the direction of motion। अगर दोस्तों फ्रिक्शन नहीं होता गाड़ी के टायर और रोड के बीच, अगर गाड़ी के टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर कभी भी नहीं चल नहीं पाते, और अगर चल जाते तो वो कभी भी रुक नहीं पाते, और ना ही कि अपनी जो डायरेक्शन है उसको बदल पाते, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से दोस्तों ये खड़े होते हैं, चलते हैं और डायरेक्शन को क्या मोड़ते हैं। तो कभी भी ना तो गाड़ी चल पाती, और अगर चल गई तो वो कभी रुक नहीं पाती और अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाती अगर फ्रिक्शन ना होता। तो फ्रिक्शन हमारे लिए दोस्तों क्या है, जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, यू कुड नॉट इवन फिक्स ए नेल ऑन द वॉल और टाई ए नोट विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। दोस्तों फ्रिक्शन की वजह से आप दीवार में एक कील भी नहीं ठोक पाते, और ना ही दोस्तों धागे में क्या करते हैं आप नोट को बटाई कर पाते, यानी गांठ भी नहीं बांध पाते। और दोस्तों अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी जो बिल्डिंग बनने का काम है वो भी स्टार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही दोस्तों बिल्डिंग बनने में भी हेल्प मिलती है। तो फ्रिक्शन दोस्तों आप देख सकते हो हमारे लिए कितना लाभदायक है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो डेली एक्टिविटीज़ करते हो, चलते हो, दौड़ते हो, घूमते फिरते हो, लिखते हो, खाना खाते हो, इन सब में भी दोस्तों फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, इधर उधर नहीं घूम पाते, लिख भी नहीं पाते। तो फ्रिक्शन दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जितना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ दोस्तों नुकसान भी है, कभी कभी ये हानिकारक भी हो जाता है। तो हानिकारक क्यों होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज एन एविल, यानी हानिकारक है। इट wears out materials when they are screw, ball bearings or soles of shoes। You must have seen won't step of foot over bridges at railway stations। यानी दोस्तों घर्षण से क्या होता है, जो वस्तुएं वो घिस जाती हैं, घर्षण के कारण दोस्तों क्या है, वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेंच हो, चाहे वो बॉल बेरिंग हो, या जूतों के सोल आपने देखा होगा, जब आप नए जूते लेकर आते हो और उसको काफ़ी दिन पहनते हो तो कुछ दिनों बाद उसकी जो सोल है जूतों की वो घिस जाती है। आपने दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है उनकी सीढ़ियों को देखा होगा, जो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं वो क्या है, घिसी पिटी हो जाती हैं, क्योंकि उस पर लोग चलते हैं पैदल, फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाती हैं। तो फ्रिक्शन के कारण क्या है दोस्तों, वस्तुएं घिस जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो एक इसका नुकसान है। उसके बाद दोस्तों, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन्स। दोस्तों फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, हीट जो जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है मशीनरी काम में। और दोस्तों जब आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो आपने देखा होगा हाथों को रगड़ने से गर्मी उत्पन्न होती है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही होता है। और माचिस को दोस्तों जब रगड़ा जाता है, माचिस की तिल्ली जब जलाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, तभी वो क्या है, आग पकड़ती है। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, जिससे एनर्जी का लॉस होता है। थर्ड है दोस्तों, ड्यू टू फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स टेंड टू स्टॉप और स्लो डाउन एज देयर मोशन इज अपोज्ड। अब दोस्तों घर्षण के कारण क्या होता है, जो
गतिशील वस्तुएं होती हैं वो अपने आप में क्या है दोस्तों रुकने की कोशिश करती हैं, उन पे क्या लगता है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो वो रुक जाती है। तो हमारे लिए दोस्तों घर्षण का फायदा भी है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम घर्षण को बढ़ा कैसे सकते हैं और घटा कैसे सकते हैं। अब दोस्तों घर्षण का फायदा भी है नुकसान भी है, तो जहाँ घर्षण की जरूरत है वहाँ पे हम उसको बढ़ाएंगे, और जहाँ पे इसका नुकसान है नहीं चाहिए तो वहाँ पे हम इसको घटाएंगे। तो कहाँ पे बढ़ाना है कहाँ पे घटाना है। अब जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे घटाएंगे। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय प्रेसिंग सरफेसेस टुगेदर वेरी स्ट्रांगली। अभी आपने दोस्तों फैक्टर्स में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर घर्षण को मतलब कि प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर दो सरफेसेस के बीच में प्रेशर ज़्यादा होगा, उनको प्रेस करेंगे दो सरफेसेस को, तो क्या इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और घर्षण बढ़ जाएगा। तो अगर हमें दोस्तों घर्षण बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, दो सरफेसेस को मतलब स्ट्रांगली प्रेस कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं मजबूती के साथ, अगर हमें घर्षण बढ़ाना हो। तो ऐसा हम कहाँ पे करते हैं, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स while riding a bicycle or car, the brake pads are pressed against a moving part of the wheel which leads to increase the friction force। तो दोस्तों जब आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो या कार चलाते हो तो आप क्या करते हो, ब्रेक पैड को दबाते हो। तो ब्रेक पैड दबाने से दोस्तों वो क्या करते हैं, रिम पे चिपक जाते हैं, और रिम पे चिपक जाएंगे तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो रिम है उसको घूमने से रोक देंगे और ब्रेक लग के आपकी जो मतलब गाड़ी है वो रुक जाएगी। तो वहाँ पे दोस्तों फ्रिक्शन का क्या है, यूज़ किया जाता है गाड़ी को रोकने में। उसके बाद दोस्तों फ्रिक्शन कैन आल्सो इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस विच आर कमिंग इन कंटेक्ट। और आपने पढ़ा दोस्तों, अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस होंगे चिकने तो फ्रिक्शन कम होगा। तो अगर सरफेस को रफ कर दिया जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जूतों में सोल होती है, जो नए जूते लेते हैं दोस्तों उनमें सोल्स लगी होती हैं। ट्रैक्टर के टायर आपने देखे होंगे दोस्तों कैसे होते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारी जो मतलब चीज़ें हैं वो क्या है, खांचेदार बनाई जाती हैं, जैसे जूतों की तली होगी उसमें सोल्स होते हैं, या आपने देखा होगा ट्रक हो गए, कार होगी, बुलडोजर वगैरह के टायर हैं वो खांचेदार बनाए जाते हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन बढ़ने से दोस्तों उनकी जो पकड़ है रोड पे वो मजबूत हो जाती है। तो रोड पे पकड़ मजबूत हो जाती है और ईजिली वो चल पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उनके जो टायर हैं वो क्या है, खांचेदार नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। क्या करेंगे, स्लिप करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और स्लिप करेंगे तो अच्छे से चल नहीं पाएंगे। तो उनकी पकड़ अच्छी बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनके टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और वो ईजिली चल पाएँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपने देखा होगा जो कबड्डी के प्लेयर होते हैं वो कबड्डी खेलने से पहले अपने हाथों पे मिट्टी रगड़ते हैं। तो मिट्टी रगड़ने से क्या होता है दोस्तों, उनका हाथों पे क्या है, रफनेस हो जाती है, यानी सरफेस रफनेस हो जाता है, और वो अपने जो अपोनेंट होता है, प्रतिद्वंदी होता है, उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि सरफेस क्या हो गया, रफ, तो ईजिली वो पकड़ सकते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो जिम्नास्ट्स होते हैं, व्यायामी होते हैं, वो भी अपने हाथों पे क्या लगाते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जिससे उनकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाए, यानी कि फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन बढ़ाने से ग्रिप है जो अच्छी हो जाएगी। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या किया जा सकता है, सरफेस को रफ किया जा सकता है, और उनके बीच में जो दो प्रेशर है दो सरफेसेस के बीच में वो भी बढ़ा के हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आने वाला है कम वाले में। फ्रिक्शन जब जहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती वहाँ पे हम कम कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी ये रहा पॉइंट, इससे दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कैरम बोर्ड वाले पॉइंट से। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्लाइडिंग सर्फेसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सर्फेसेज इन कांटेक्ट स्मूथ बाय पॉलिशिंग देम। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं फ्रिक्शन कम करने की, यानी जहाँ पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे हम उसको कम करेंगे। अब कम करने का क्या तरीका दोस्तों, सरफेस को क्या बना दो, स्मूथ बना दो। और स्मूथ बनाने का क्या तरीका दोस्तों, कोई ऐसी चीज़ छिड़क दो जो क्या हो दोस्तों, सरफेस को स्मूथ बना दे, या उसको हम पॉलिश करके भी स्मूथ बना सकते हैं दो सरफेसेस को। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कैरम बोर्ड है जो, उसमें पाउडर छिड़का जाता है, कैरम बोर्ड पाउडर। तो वो क्यों छिड़का जाता है, क्योंकि दोस्तों जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है और जो वो गेटीज होती हैं दोस्तों, उनके बीच में क्या फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे वो इजीली मूव नहीं कर पाती। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए उस पर कैरम बोर्ड पाउडर छिड़का जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और वो अच्छे से खेल सकें। तो कैरम बोर्ड पाउडर क्यों छिड़का जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स एंड मशीनरी कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट और एनी अदर लुब्रिकेंट। व्हेन ऑयल, ग्रीस, graphite is applied between the moving part of machine, a thin layer is formed and there
मूविंग सर्फेसेज डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इज अवॉइडेड, ए ग्रेट एक्सटेंट मूवमेंट बिकम स्मूथ। यानी दोस्तों क्या मतलब है इसका, जब कोई भी दो सरफेस, जैसे मशीनरी में क्या होता है, दो सरफेसेस आपस में अगर कंटेक्ट में हो तो कंटेक्ट में होंगे, उनके बीच में दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होने से दोस्तों वो गर्म हो जाएंगे और वो घिस भी जाएंगे और वहाँ पे एनर्जी भी बहुत सारी लूज होगी। तो उनके बीच में क्या किया जाता है दोस्तों, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल लगाया जाता है या फिर ग्रीस वगैरह लगाया जाता है या फिर ग्रेफाइट यानी लुब्रिकेंट्स लगाए जाते हैं। लुब्रिकेंट को दोस्तों हिंदी में स्नेहक कहते हैं। लुब्रिकेंट ऐसे सब्सटेंस है जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो उनके बीच में दोस्तों आपने देखा होगा क्या लगाया जाता है, लुब्रिकेंट लगाया जाता है। जैसे दोस्तों जो बॉल बेरिंग्स होती हैं उनमें भी क्या लगाया जाता है, ग्रीस वगैरह लगाई जाती है ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन इज यूजुअली स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी आपने पढ़ा था दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में बदल दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसा कैसे किया जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को स्लाइड करवाने की अपेक्षा अगर रोल करवाया जाए तो वो आसान होता है। तो पंखों में क्या होता है दोस्तों, जो पंखे होते हैं घूमते छतों के पंखे, या साइकिलों में आपने देखी होगी जो दूरी होती है, हब होता है, एक्सल्स होते हैं, वो क्या है दोस्तों, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीरिंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉल बीरिंग्स, बॉल बीरिंग्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जिसको बेरिंग बोलते हैं। उनसे क्या होता है दोस्तों, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा कम होता है। तो उसमें बेरिंग्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों इसमें कुछ गोलियां सी होती हैं, ये पाए जाते हैं किसमें, साइकिल की दूरी में भी पाए जाते हैं, पंखों में भी पाए जाते हैं। इससे फ्रिक्शन क्या है, कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बॉडी ऑफ एरोप्लेन, बोट्स, फिशेज एंड बर्ड्स आर एबल टू मूव थ्रू फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रीमलाइन शेप इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड एंड अवॉइड एनर्जी लॉस। दोस्तों आपने देखा होगा जो पक्षी हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। जैसे एरोप्लेन हो गया, स्ट्रीमलाइंड शेप ऐसी होती है दोस्तों जो मतलब आगे से और पीछे से पॉइंटेड होती है, तीखी होती है, और बीच में से हल्की सी क्या है दोस्तों, थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो ऐसी शेप को हम स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। तो आपने पक्षियों की, मछली होगी, एरोप्लेन है, उनकी शेप देखी होगी, वो इस टाइप से बनी होती है कि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। तो दोस्तों ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जहाँ पे फ्रिक्शन को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों घर्षण बल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से फ्रिक्शन के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम बात करते हैं। द अपोजिट, दोस्तों ये जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आते, तो आपको अच्छे से समझना है। क्योंकि दोस्तों कुछ इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्टैटिक कौन सा है, स्लाइडिंग कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा है। तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको भी समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट एक्चुअली मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों अच्छे से समझना है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के तल पर चलने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं और यह स्वतः समायोजित बल होता है। देखो दोस्तों कोई भी दो सरफेसेस हैं, एक मान लो ये है और एक ये है, हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाते हैं और इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो आपको पता है बैकवर्ड में कैसी फोर्स लगती है, एक अपोजिंग फोर्स लगती है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो जितना हम ये दोस्तों यहाँ पे फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स पीछे बढ़ती चली जाती है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, इसमें मूवमेंट नहीं आई, यानी अभी ये चलने नहीं लगा है। अभी हम फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो अभी ये चल नहीं रही। तो जितना हम फोर्स को बढ़ाते जाते हैं उतनी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे बढ़ती है। तो यही फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस पे चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चलता नहीं है, तब तक के लिए जो भी फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि विराम में, यानी कोई चीज़ मूव नहीं कर रही उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं, यानी कि स्थैतिक कहते हैं। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं जो रेस्ट में होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किससे रिलेटेड है, रेस्ट से, यानी जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही। तो जब मूवमेंट नहीं होगी, मोशन नहीं होगा, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा दोस्तों उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, आपको याद रखना है। और जैसे जैसे दोस्तों हम फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, भी आपको याद रखना है। या दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन
एट द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। तो हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, लेकिन मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो उस टाइम जो भी वर्क, जो भी फ्रिक्शन कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम फ्रिक्शन मतलब फोर्स को बढ़ाते जाएंगे इसको मूव करने के लिए, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी पीछे क्या है बढ़ता चला जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है बढ़ता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसी फोर्स लगाएंगे हम, एक ऐसा टाइम आएगा जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं कि जो इसमें मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि चल जाएगी, इसमें क्या है दोस्तों मूवमेंट आ जाएगी और ये आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, हम फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शन बढ़ रहा था, हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, कोई मूवमेंट नहीं हुई, 2 न्यूटन फोर्स लगाई, कोई मूवमेंट नहीं हुई, 3 न्यूटन फोर्स लगाई, कोई मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन जैसे हमने 3.1 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये चलने लगी। तो ये सभी क्या है दोस्तों 1, 2, 3 न्यूटन जब तक ये रेस्ट में थी, ये सभी क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज हैं। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा होगी जब तक वो चली नहीं, मान लो दोस्तों 3 न्यूटन है, यहाँ तक वो चली नहीं थी, तो ये क्या है दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, यानी उसको लिमिट कहते हैं कि इसके बाद जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलने लग जाएगी। तो दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, जब तक बॉडी क्या थी रेस्ट में थी, यानी ये चल नहीं रही थी, इस पर हम फोर्स लगा रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन ही बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाया, मतलब फोर्स बढ़ाई, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गए, यानी 3 न्यूटन था जो वहाँ पे पहुंच गए, जो कि इसकी लिमिट थी। जब इससे आगे हमने 3.1 न्यूटन फोर्स लगाई तो इसमें क्या आ गया, मूवमेंट आ गई। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक बल भी बढ़ता है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या है, जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करना मतलब मूव करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फ्रिक्शन उस टाइम पे यहाँ पे लग रहा होता है। तो अब ये मूव करना स्टार्ट कर देती है, उस टाइम जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह पर क्या करती है, स्लाइड करती है, एक्चुअली मूव करती है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इसे दोस्तों हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जब वस्तु एक अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उसके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल ही गति घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक ही होता है, आपको ध्यान में रखना है। गति घर्षण बल और स्लाइडिंग घर्षण बल एक ही मतलब बल को कहा जाता है। ये कब लगता है, जब कोई भी एक बॉडी दूसरी के ऊपर स्लाइड करती है यानी कि मूव करती है, उस टाइम जो बल लगता है वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आपको जो मैं बात है वो बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझनी है। मान लो दोस्तों ये एक बॉक्स है, क्या है दोस्तों, एक बॉक्स है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको इसे धकेलना है। तो जैसे जैसे दोस्तों आप बल लगाओगे यहाँ पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी जो कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक घर्षण है यानी कि स्थैतिक घर्षण है। आपने दोस्तों फोर्स बढ़ाई तो जो स्थैतिक घर्षण है वो भी बढ़ा। अब एक फोर्स दोस्तों जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे तो एक फोर्स आएगी, एक मतलब फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। जैसे जैसे आपने फोर्स बढ़ाई तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती चली जाएगी और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, जिसके बाद ये बॉडी जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों ये बॉक्स है जो मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो जब ये मूव करना स्टार्ट कर देता है उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है दोस्तों उसको हमने क्या नाम दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि किसी भी रुके हुए बॉक्स को गति में लाना आसान है या किसी पहले से ही गतिमान बॉक्स को गति में लाना आसान है। तो आप कहोगे कि जो पहले से ही गति है मतलब गतिमान है, जो पहले से मूव कर रहा है उस पर हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी मूव कराने के लिए, लेकिन जो रुका हुआ है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों जब कोई रुका हुआ होता है उस टाइम कौन सा मतलब फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। और जब कोई चल रहा होता है उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा, स्लाइडिंग। तो आपने कहा कि चलते हुए को मतलब धकेलना चलाना आसान है क्योंकि इस पर फोर्स कम लगेगी, फ्रिक्शन कम लगेगा, लेकिन जो रुका हुआ है उसको चलाना मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है जो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है।
स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा है क्या होता है, ज़्यादा होता है, तभी एक रुके हुए बक्से को चलाना थोड़ा मतलब उसके लिए फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन जो पहले ही चल रहा है उसके लिए फोर्स बहुत ही ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, उसके लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दोस्तों क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो व्हेन बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कंटैक्ट पॉइंट्स ऑफ इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कंटैक्ट पॉइंट्स ऑफ द फ्लोर, सो the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। यानी दोस्तों जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, मान लो एक बॉक्स है रुक गया, तो जब वो रुक जाता है तो इंटरलॉकिंग क्या है दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि रुक गया तो इंटरलॉक होने का उसको टाइम मिल जाता है। तो इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन कोई दोस्तों बॉक्स पहले ही गति कर रहा है, तो गति कर रहा है दोस्तों, तो उसको इंटरलॉक होने का टाइम ही नहीं मिलेगा नीचे सरफेस के साथ, तो फ्रिक्शन कम होगा, तो कम फोर्स में ही इसका काम बन चल जाता है, मतलब इसको हम मूव कर सकते हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आपको पता चल गया, लेकिन जब कोई भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करके क्या करती हो दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करती हो उसकी जगह क्या करती हो दोस्तों, रोल करती हो। क्या करती हो, रोल करती हो, तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा दोस्तों, रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल करती है, लुढ़कती हुई जाती है, उस टाइम जो इसके बीच में, इसकी सतह के बीच में फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन लगेगा, उसको हम कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे दोस्तों, लौटने घर्षण बल कहेंगे। तो व्हेन टू बॉडीज एक्चुअली रोल ऑन ईच अदर एज इन केस ऑफ बॉल बेरिंग द रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। या हम कह सकते हैं व्हेन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु और सतह के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, लौटने घर्षण बल कहलाता है। या इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटने घर्षण बल कहते हैं। तो सभी बातें एक ही हैं, जब कोई भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट लुढ़कती हुई जाती है तो उसको हम लौटने घर्षण कहते हैं, जो उस पर मतलब फोर्स लगती है उसको रोकने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट को आपको स्लाइड करवाना है और एक ऑब्जेक्ट को रोल करवाना है, तो कौन सा आसान है, रोल करवाना या स्लाइड करवाना। आप कहोगे कि रोल करवाना आसान है, क्योंकि दोस्तों रोल करवाने में फ्रिक्शन कम लगेगा, और स्लाइड करवाओगे तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन यानी लोटन घर्षण को कम कर देता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अदर। यानी किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के सतह पर सरकाने की तुलना में उसका लोटन करवाना यानी कि उसको लुढ़काना आसान होता है हमेशा, और इसीलिए दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। सर्पी घर्षण बल हमेशा लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लूइड फ्रिक्शन की, तरल घर्षण क्या होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होते हैं, यानी तरल क्या होते हैं। तो इन साइंस कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। यानी दोस्तों साइंस में, विज्ञान में गैसों को और द्रवों को, सॉलिड मतलब गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड को किस नाम से जाना जाता है, तरल यानी कि फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो फ्लूइड किसको कहते हैं, गैसेज, और मतलब जो लिक्विड्स हैं उनको कॉमन, इनका एक मतलब एक नाम दिया गया है, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। अब दोस्तों तो फ्लूइड तो आपको पता चल गया, फ्लूइड फ्रिक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी तरलों द्वारा इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया घर्षण तरल घर्षण कहलाता है। यानी दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो फ्लूइड में से होके गति करती है, या तो एयर में गति करती है जैसे एरोप्लेन उड़ता है या पक्षी उड़ते हैं, ये वाटर में, वाटर भी क्या है, तरल है, लिक्विड है। यानी वाटर में जहाज वगैरह चलते हैं, समुद्री जहाज या बोट वगैरह चलती है, जो जीव जंतु है, मछली वगैरह उसमें चलती है। तो तरल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो तरल है जो फ्लूइड है वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, और उसी अपोजिंग फोर्स को, उसी फोर्स को क्या कहते हैं हम, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, यानी तरल घर्षण बल कहते हैं। अब दोस्तों इसको ना हम फ्लूइड फ्रिक्शन को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम ड्रैग भी कहते हैं। अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के द्वारा लगती है तो उसे हम सिंपली कर्षण भी कह देते हैं, यानी कि ड्रैग भी कह देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करती है।
जो फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स है, तरल घर्षण बल है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रही है, जैसे एरोप्लेन अगर एयर में जा रहा है तो उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, या कोई भी समुद्री जहाज है, ये कोई भी अगर पानी में बोट चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स जो कर्षण है, यानी कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, ड्रैग, वो भी उतना ज़्यादा होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है फ्लूइड में उसकी शेप कैसी है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो जहाज वगैरह होते हैं उनकी एक स्पेशल शेप होती है, अभी आपको बताया था। तो स्पेशल शेप बनाई जाती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो शेप पे भी डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसकी शेप कैसी है। तीसरा है दोस्तों नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, यानी पानी में मूव कर रही है, या कोई और फ्लूइड है, या एयर है, तो या कोई और गैस है, तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो नेचर कैसा है फ्लूइड का, उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जितनी भी जो मतलब ऑब्जेक्ट हैं जो तरल में, यानी कि या तो एयर में या फिर लिक्विड में गति करती हैं, तो उनकी जो एक स्पेशल शेप होती है, और वो शेप इस प्रकार लगाई जाती है कि वो घर्षण बल पे पार पा सकें। यानी दोस्तों जो भी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल लगता है उस पे पार पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोई भी चीज़ मूव कब करेगी, जब वो घर्षण बल पे पार पा लेती है, यानी घर्षण बल को ओवरकम कर लेती है, तभी क्या है दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो फ्लूइड में मूव करती हैं, उनकी भी शेप इस प्रकार बनाई जाती है कि वो कर्षण पे, यानी कि ड्रैग पे, फ्लूइड फ्रिक्शन पे क्या कर ले, उस पर ओवरकम कर ले, उस पर पार पा ले। और साथ ही दोस्तों एक इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जा का क्षय, यानी एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत ही क्या हो, कम हो, कम से कम एनर्जी लॉस हो। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उनकी शेप बनाई जाती है। और दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जहाज की शेप है, जो चाहे वो समुद्री जहाज हो चाहे वो एरोप्लेन हो, उसकी शेप, इनका आइडिया वैज्ञानिकों को कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो पशु पक्षी हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं दोस्तों हवा में, तो उनकी शेप से ही जहाज की शेप आप मैच करके देखोगे तो लगभग सेम सी होती है, तो वहाँ से आइडिया मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों जो मछली होती है, समुद्री मछली होती है दोस्तों, तो मछली की शेप से जो जहाज वगैरह है, समुद्री जहाज, पनडुब्बी, उनकी शेप का क्या है दोस्तों अंदाज़ा लगाया जाता है। तो प्रकृति से ही दोस्तों इन आकृतियों का पता चलता है, क्योंकि अगर जो मछलियाँ हैं दोस्तों वो पानी में इतने सालों से रह रही हैं, तैर रही हैं, तो उनकी शेप जो इस हिसाब से बनी है, वो इसीलिए बनी होगी कि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम से कम हो तो भी वो मूव कर पाती हैं। तो उन्हीं से दोस्तों शेप्स का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस में फ्रिक्शन कम होगा। तो इस प्रकार ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं ताकि तरल घर्षण क्या हो दोस्तों, कम हो, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन कम से कम हो, और जो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली मूव कर जाए किसी भी फ्लूइड में, और एनर्जी भी कम से कम लॉस हो। तो दोस्तों ये था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन जाने से पहले थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले दोस्तों हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल पढ़ा, और फिर इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपने पढ़ा दोस्तों। अगर सरफेस ज़्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस को प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा रखेंगे तो भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन दोस्तों हानिकारक भी है, अनिवार्य भी है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपने ये भी देखा। इसके फोर्स के टाइप्स पढ़े, और क्या पढ़ा दोस्तों, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी साथी मित्र हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने को मौका मिले। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इस चैनल पर आपको फ्री में नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है, ताकि आप हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा के अपना जो नवोदय में पढ़ने का सपना है वो पूरा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।